हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे जो ह्यूमन जेनेटिक्स का एक पार्ट जो है आपके कोर्स में, जिसको यूजेनिक्स कहा जाता है, जिसमें हम ये देखते हैं। देखिए, हमारे अंदर ऐसा तो हो नहीं सकता कि ह्यूमन बीइंग में मटर की तरह आप पाइजन सटाइबम लें और जो है 4 महीने में आपके सामने रिजल्ट आ जाएंगे और आप बता देंगे कि भाई कौन सा कैरेक्टर कैसे इनहेरिट हुआ है और कहाँ से आया है, डोमिनेंट है, रिसेसिव है। ये क्योंकि हमारे में ह्यूमन बीइंग में तो लाइफ जो है उम्र जो है काफ़ी लंबी होती है, तो इस तरह के रिजल्ट जो है आने में टाइम लगता है। तो यहाँ क्या होता है, हमारे में हम कैरेक्टर्स की जो ये जान के कि भाई इनके पूर्वजों में, इनके जो एंसेस्टर्स हैं, इनके जो पीढ़ियाँ हैं पीछे, इनके पूर्वज जो रहे हैं उनमें किस तरह के रोग थे, किस तरह की बीमारियाँ थी, उससे जान करके हम फ्यूचर में आने वाले रोगों की संभावनाओं का पता लगा सकते हैं कि कैसे फ्यूचर में किस तरह के इनमें, इनकी जो फैमिली है इनमें किस तरह की डिजीज़ हो सकती है। तो इसके लिए जो है जो ब्रांच है वो यूजेनिक्स है। यूजेनिक्स जिसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमन जेनेटिक्स कहते हैं। फादर ऑफ यूजेनिक्स जो थे वो फ्रांसिस गाल्टन थे। तो पहले हम डेफिनेशन से शुरू करते हैं। डेफिनेशन क्या है यूजेनिक्स की? तो यूजेनिक्स यानी कि ह्यूमन जेनेटिक्स की बात हो रही है। द स्टडी ऑफ genetic characters and aspects like improvements among humans are included in human genetics। तो ह्यूमन जेनेटिक्स के अंडर में जो है जेनेटिक कैरेक्टर्स और इम्प्रूवमेंट्स को कंसिडर किया जाता है। इसके फादर जो थे, यहाँ एक सवाल बहुत बार आपसे मेडिकल में पूछा जाता है कि फादर ऑफ यूजेनिक्स कौन है। कई बार तो सीधा डेफिनेशन ही पूछी गई है, तो ये नाम ही बच्चे इस नाम से वाकिफ नहीं होते कि भाई यूजेनिक्स है क्या। फादर ऑफ यूजेनिक्स जो है वो फ्रांसिस गाल्टन है। फ्रांसिस गाल्टन, ठीक है ना, ये आपके फादर ऑफ यूजेनिक्स है। तो आपकी जो बुक है उसमें पेडिग्री एनालिसिस दिया गया है। पेडिग्री का मतलब होता है कि आप अगर जनरेशन टू जनरेशन आप रिकॉर्ड बनाएंगे तो कुछ इस तरह के चार्ट्स आपके सामने आएंगे। ये वो डिवाइस होती है जिसमें आप जेनेटिक स्टडीज़ को करते हैं। जो जेनेटिक स्टडीज़ हैं वो इस पेडिग्री डिवाइस के अंडर में की जाती हैं, ठीक है ना। तो आपकी बुक ने दिया है पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है। तो पेडिग्री एनालिसिस हम यहाँ देखेंगे कि आपके जो 4 तरह की डिजीज़ होती हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट होती हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव होती हैं, एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज़ होती हैं, वाई लिंक डिजीज़ भी होती हैं। तो ये डिजीज़ आपकी किस तरह से आपकी फ्यूचर प्रोजेनी में जाएंगी, इसको हम यहाँ एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। तो कुछ चार्ट आपके एनसीईआरटी में दिए हैं, 2 दिए हैं, वहाँ थोड़ा सा करके समझाया है, उसी को हम अच्छे से करके समझ लेंगे। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि पेडिग्री क्या होता है। पेडिग्री की डेफिनेशन हम जान लेंगे। तो पेडिग्री इट इज़ अ फैमिली ट्री, लाइक इट इज़ अ फैमिली ट्री और चार्ट, ठीक है ना। मेड बाई, कौन बनाता है? मेड बाई, किससे बनते हैं? सिंबल्स। ये जो सिंबल्स यहाँ दिए गए हैं इन सिंबल्स से बनता है, और लाइंस खींची जाती है इसमें कुछ, ठीक है ना, जो क्या रिप्रेजेंट करती हैं? दैट रिप्रेजेंट अ पर्सन्स जेनेटिक फैमिली, ठीक है ना। उस पर्सन की जेनेटिक फैमिली को
इस चार्ट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। फैमिली हिस्ट्री सही वर्ड होगा एक्चुअली ना, फैमिली हिस्ट्री। तो उसकी फैमिली हिस्ट्री को यहाँ रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ चार्ट्स के माध्यम से, कुछ सिंबल्स के माध्यम से। तो आप पहले तो इन सिंबल्स के बारे में जान लीजिए कौन सा सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है। देखिए, अगर आपका इस तरह का एक जो स्क्वायर बनेगा उसमें कोई कलर नहीं होगा तो वो मेल होगा, राउंड होगा तो फीमेल होता है, ठीक है। और अगर इनके अंदर इस तरह का ब्लैक कलर भरा हो या मतलब पूरा कलरफुल दिखाया हो, डार्क दिखाया हो, तो आपका ये इंडिविजुअल जो होगा वो अफेक्टेड होगा। तो ये अफेक्टेड मेल है, ये आपके अफेक्टेड फीमेल है। इसी तरह आपको जो नीचे आधा करके दिखाया या फिर आपको इसका मतलब है हेट्रोजाइगस है किसी भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज के लिए। तो इस हेट्रोजाइगस को अपन ऐसे शो करते हैं कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है। अगर मान लो होमोजाइगस होता तो फिर स्मॉल ए होता। वो मैं आपको एक एक करके आगे बताऊंगा। अगर आपकी कोई कैरियर है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, ध्यान रखना ये दोनों बातें अलग अलग हैं। अगर आपका ऊपर इस तरह का हाफ करके दिखाया तो बीमारी में ऑटोसोमल रिसेसिव का निशान है, और अगर इस तरह जो है गोले के अंदर छोटी सी बिंदी लगाई है तो इसका मतलब ये कैरियर है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव के लिए। तो फीमेल कैरियर है तो आप इसको इस तरह से शो करते हैं एक्स, जस्ट अ सेकेंड, इस तरह से शो करते हैं इसको फीमेल को। एक्स के ऊपर अगर हम कहें हीमोफीलिया हमारी सेक्स लिंक डिजीज होती है तो हम इस तरह से ये इसका मतलब ये है, ये वाली फीमेल ये होगी कैरियर फीमेल, जिसमें कि जो नॉर्मल होती है जिसमें बस एक जीन होता है जो रिसेसिव जीन है, ये फर्दर उस जीन को अपनी प्रोजेनी में आगे भेजेगी, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ इधर है मेटिंग। अगर ये सिंगल लाइन मेटिंग है तो ये मतलब दोनों अलग अलग हैं, बहुत दूर दूर के होंगे कोई। अगर ये डबल लाइन मेटिंग होती तो ये रिश्तेदार होते, तो दिखाया जैसे कॉन्सेंगुइस मैरिज, इसका मतलब है कि ये रिश्तेदार हैं, नियर अबाउट जानने वाले हैं तो इनकी शादी हुई है। अगर आपके इस तरह दिखाया है कि पेरेंट के तो ये डाइजाइगोटिक ट्विंस हैं, यानी दो जाइगोट का फर्टिलाइजेशन होने से बने हैं, और अगर इस तरह से दिखाया तो ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस है, यानी जाइगोट में क्लीवेज के दौरान सेल डिवाइड हो गए अलग अलग हो जाती है, तब दो बच्चे एक ही साथ के होते हैं, दे आर आइडेंटिकल ट्विंस। तो आइडेंटिकल ट्विंस को इस तरह शो करते होते हैं। अगर इस तरह 4 5 3 नंबर लिखा हो तो इसका मतलब होता है एक ही जगह लिख देंगे, और इसका मतलब समझो 3 बच्चे हैं, 3 लड़कियां हैं, 4 लड़के हैं, ठीक है ना। ये इस तरह का निशान दिखाया तो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन है, ये डिसीज है, और सेक्स अननोन को आप इस तरह दिखाते हैं। अगर सेक्स जो है वो अननोन है तो इस तरह दिखाते हैं। तो आपके केस में बहुत नॉर्मल सी कैटेगरी चार्ट आपसे पूछा जाता है, बस ये जानना पड़ता है कि बच्चों को कि ऑटोसोमल रिसेसिव है या ऑटोसोमल डोमिनेंट है, एक्स लिंक रिसेसिव है, एक्स लिंक डोमिनेंट है। तो हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले एक बार यहाँ थोड़ा सा आप देख लो, शुरुआत में यहाँ लिखा है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट में आप पहले जान लें कि जो बीमारी होगी तो वो कब होगी। अगर मान लो कि हम मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी की बात करते हैं, तो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी आपकी ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है, बीमारी है। तो उसमें क्या होता है कि अगर हम कहें कि हमारा इंडिविजुअल कैपिटल ए है तो ये हमारा इंडिविजुअल बीमार होगा क्योंकि बीमारी डोमिनेंट जीन के कारण हो रही है। अगर हम कहें कि कैपिटल ए स्मॉल ए है, ये भी बीमार होगा, ये हमारा नॉर्मल होगा जो कि होमोजाइगस रिसेसिव होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि इधर यहाँ आप देखेंगे, अगर आपको डायरेक्टली आपको ऐसा दिखाई दे रहा है सीधा ही, अगर मतलब आपको पहले आपने कोई चार्ट देखा और डायरेक्ट दिखा आपको कि पेरेंट जो है बीमार है, उनका बच्चा बीमार है, तो आप उसको ऑटोसोमल या उसको आप डोमिनेंट कंसिडर करने की कोशिश करें कि वो डोमिनेंट है चार्ट, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा है कि कैन नॉट बी रिसेसिव एज अफेक्टेड पेरेंट्स, कुड नॉट हैव एन अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, पेरेंट मस्ट बी हेटेरोजाइगस, ठीक है ना। तो ये लिखा है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज में आपके यहाँ दिखाया कि एक बच्चा इनका ठीक है, एक लड़की और लड़का एक बीमार है, तो ये आपका ऐसा होगा, इस तरह के मस्ट बी हेटेरोजाइगस का मतलब है कि क्योंकि जब ही ये जो बच्चा लड़की बीमार नहीं है तभी ये इस तरह की स्मॉल ए हो सकती है, तब ये स्मॉल ए इधर से आएगा तो ये लड़की बीमार नहीं होगी, लड़का बीमार होगा क्योंकि इसको एक डोमिनेंट एलील मिल गया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ अगर हम कहें कि फादर और मदर शुड बी हेटेरोजाइगस, तो ये आपका कैसा है, ऑटोसोमल डोमिनेंट हुआ। इसी तरह आप देख सकते हैं कि फादर मदर बीमार नहीं है, इधर की साइड में पेरेंट्स बीमार नहीं है और बच्चा बीमार है, लड़की। तो पेरेंट्स अगर आपके बीमार नहीं है तो इसका मतलब दे आर हेटेरोजाइगस लाइक दिस, और ये बच्ची जो है ये लड़की इसकी स्मॉल ए नहीं। अगर आप ऑटोसोमल रिसेसिव का चार्ट देख रहे हैं तब आपको बीमारी आपकी कब होगी, जब दोनों एलील आपके रिसेसिव हो जाएंगे। तो भी बीमारी आपकी होगी जब दोनों एलील आपके कैसे हो जाएंगे, रिसेसिव हो जाएंगे, तभी अपीयर होते हैं, क्योंकि रिसेसिव ट्रेट आपके तभी निकलते हैं जब दोनों एलील रिसेसिव आ जाते हैं। तो इस तरह की जो लड़की होगी ये आपकी कैसी होगी,
बीमार होगी, ये आपका कैसा रहा होगा, वो है हेटेरोजाइगस रहा होगा। तो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट ज़्यादातर आप देखेंगे तो आपको पेरेंट्स जो है वो बीमार नहीं दिखाई देंगे, ठीक है ना। नीचे दिया है एक्स लिंक डोमिनेंट, तो आप देख रहे हैं सीधा चार्ट देख रहे हैं, आपको पीछे पढ़ाया गया है कि जो है सेक्स लिंक्ड जो बीमारियां होती हैं वो फादर टू देयर डॉटर टू देयर सन जाती हैं, या फिर मदर टू देयर सन टू देयर डॉटर जाती हैं। तो ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दिखाती हैं एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज। तो आप चार्ट देख के समझने की कोशिश करें कि क्रिस क्रॉस है नहीं है। तो आप देख रहे हैं फादर बीमार है, लड़कियां सारी बीमार है, लड़के ठीक हैं, फादर बीमार है। और यहाँ पर तो ये एक्स लिंक, अगर फादर बीमार है, लड़कियां सारी बीमार हैं, और आपको पता है कि फादर अपनी लड़कियों को एक्स देते हैं, हमेशा ही फादर के पास लड़कियों को देने के लिए क्या है, एक्स है, क्योंकि वाई तो वो लड़के को देंगे। तो यहाँ सब लड़कियां ही बीमार हुई, लड़के बीमार नहीं हुए, तो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई ऐसा है, फादर जो है वो बेचारे किसी डोमिनेंट बीमारी से परेशान रहे होंगे और उन्होंने जो है अपनी सभी लड़कियों को अपना एक्स दे दिया, और तब वो सारी लड़कियां बीमार हो गई हैं, क्योंकि भाई उनमें वो एक्स चला गया और डोमिनेंट है। और अगर मान लो रिसेसिव होता तो लड़कियां बीमार ना होती, कोई भी बीमार ना होता शायद से। तो इस तरह का चार्ट अगर आप देखोगे तो आपका चार्ट जो होगा वो एक्स लिंक डोमिनेंट होगा। यहाँ लिखा है कि 100% इंसिडेंस ऑफ अफेक्टिव डॉटर फ्रॉम एन इन्फेक्टिव फादर सजेस्ट एक्स लिंक डोमिनेंट इनहेरिटेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप 100% पेनिट्रेंस देख रहे हैं, इंसिडेंस देख रहे हैं कि भाई सारी लड़कियां बीमार हैं फादर की, तो फादर सीधा हो गया एक्स लिंक डोमिनेंट है, क्योंकि फादर ने हर एक लड़की को एक्स दिया जरूर होगा, क्योंकि एक एक्स उनकी मदर से आया होगा, एक एक्स उनके फादर से आया होगा। तो इस तरह की लड़कियां सारी एक्स लिंक डोमिनेंट बीमारी से प्रभावित होंगी। अगर हम देख रहे हैं कि इस तरह एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज है और लड़के बीमार हैं, ज़्यादा लड़कियां बीमार नहीं दिखाई हैं, तो क्योंकि आपको पता है कि एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज हम आगे भी डिस्कस करेंगे एक एक करके, यहाँ बता देते हैं। एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज जो आपकी होती हैं उनमें बीमारी तब होती है, देखो लड़की तो तभी बीमार होगी जब आपके दोनों जीन रिसेसिव हो जाएंगे लड़की के ऊपर, लड़की के दोनों क्रोमोसोम के ऊपर, और लड़का आपका बेचारा नॉर्मली बीमार हो जाता है क्योंकि उसके तो पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होएगा, वाई होएगा, तो ये तो बीमार ही होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं लड़के बीमार हुए। तो अगर आपको इस तरह की कंडीशन दिखे सीधा ही चार्ट के अंदर, आपको दिख रहा है कि माता पिता बीमार नहीं है और लड़के बीमार दिख रहे हैं, तब आप उस चार्ट को सेक्स लिंक रिसेसिव मानकर सोल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है ना। मतलब आप देखो ये अंदाजा है, आप शुरू में ही चार्ट को कैसे देखें, चार्ट का क्वेश्चन आपके सामने है, आप उसको कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि भैया आपका चार्ट कहाँ से शुरू करें। अगर आपको दिख रहा है फादर की लड़कियां बीमार हैं तो आप उसको एक्स लिंक डोमिनेंट मान के शुरू करें। अगर आपको दिख रहा है पेरेंट्स बीमार नहीं हैं और लड़की बीमार है और लड़का भी बीमार है लड़की भी बीमार है, तब आप उसको ज़्यादातर ऑटोसोमल रिसेसिव मानकर शुरू करें। और इस तरह दिख रहा है तो फादर मदर बीमार है तो लड़का बीमार है, तो आप इसको ऑटोसोमल डोमिनेंट मान लें, भले आप इसको एक्स लिंक डोमिनेंट मान लेते, लेकिन आपको लड़की बीमार नहीं दिख रही है तो इसलिए एक एक्स माँ ने दिया होगा, तो हो सकता पापा भी बीमार है यहाँ पर। तो अगर इसको आप कहो कि भाई ये एक्स लिंक डोमिनेंट क्यों नहीं है, ये चार्ट पहले वाला, क्योंकि इसकी लड़की बीमार नहीं है, क्योंकि फादर बीमार है। तो फादर अगर एक्स लिंक डोमिनेंट होते तो फादर अपनी लड़की को एक्स देते ना, तो ऐसे में क्या होता, लड़की बीमार हो जाती, जबकि लड़की बीमार नहीं है, तो हमारा ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। तो बहुत ध्यान से आपको हर एक चार्ट को ऑब्जर्व करना होता है। देखो इन चारों में ही आपने कितनी चीज़ें नोट करने की कोशिश करी है कि अगर आपका यहाँ पेरेंट्स बीमार नहीं है लड़की बीमार है तो आप उसको सीधा ऑटोसोमल रिसेसिव मानने की कोशिश करें और फिर चार्ट सोल्व करें। पेरेंट्स बीमार नहीं है लड़के बीमार हैं, तब आप देखेंगे एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो सकता है, क्योंकि लड़कों को माँ ने एक्स दे दिया होगा और माँ जो है वो कैरियर रही होगी। माँ कैसे रही होगी, या तो हीमोफीलिया की कैरियर होगी या फिर कलर ब्लाइंडनेस की कैरियर रही होगी, और कैरियर माता ने अपने पुत्रों को क्या दे दिया है, एक्स दे दिया है, और बीमार हो गए हैं पुत्र। और यहाँ पिताजी जो है ये बिल्कुल नॉर्मल रहे हैं, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, इन्होंने इसकी लड़कियाँ भी ठीक रही हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम एक एक करके एक को पहले हम ऑटोसोमल रिसेसिव को देखेंगे, फिर हम ऑटोसोमल डोमिनेंट को देखेंगे, एक के एनालिसिस करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस। तो हम इसको आपको समझाएंगे, इसमें आपकी क्या क्या पॉइंट्स बन जाएंगे, इससे मैं आपको वो पॉइंट भी लिख दूंगा। तो ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये समझने की कोशिश करें कि जो आपका ऑटोसोम है, अगर मान लो हम कहें ऑटोसोम, तो आपके ऑटोसोम आपको पता है पेयर में क्रोमोसोम होते हैं, और अगर हम कहें कि इस जगह इधर वाले क्रोमोसोम के ऊपर एक
नॉर्मल एलील है और यहाँ एक रिसेसिव एलील है उसी बीमारी का। तो एग्जांपल हम ले लेते हैं, मान लो फिनाइल कीटोन्यूरिया है। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया आपको पता है आपका कैसा है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा कि भाई ये कैपिटल ए स्मॉल ए हमारा है। तो ऐसे में आपका देखो डोमिनेंट एलील है, ये काम करता रहेगा, एंजाइम बनता रहेगा। कौन सा एंजाइम चाहिए होता है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम चाहिए होता है यहाँ पर, अगर फिनाइल कीटोन्यूरिया से बचना है तो देखा आपने यहाँ जो हमारा एक एलील तो नॉर्मल है, डोमिनेंट है, एक हमारा रेसेसिव है। तो इसमें तो एंजाइम बनता रहेगा, तो ये हमारे कैसे होंगे, नॉर्मल होंगे, पर ये कैरियर होंगे, मतलब ये लेके जाएंगे एलील को आगे। दूसरी कंडीशन हमारी बन सकती है कि दोनों एलील नॉर्मल हों, तो हमारा ये कंडीशन कैसी रहेगी, नॉर्मल कंडीशन रहेगी। ये कैसे होंगे, नॉर्मल होगी, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर हम कहें कि दोनों एलील हमारे रिसेसिव हैं, तो ऐसे में अगर हम कहें फिनाइल कीटोन्यूरिया की बात करें तो नो एंजाइम प्रोड्यूस्ड, एंजाइम तो बनेगा नहीं क्योंकि एलील कोई भी काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे में क्या है कि फिनाइल कीटोन्यूरिया हो जाएगा उस पर्सन को जिसको ये रहेगा। तो आपको पता चल गया कि भाई ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ तब होती हैं जब आपके दोनों एलील रिसेसिव हो जाएं, ऑटोसोम पर प्रेजेंट जो होते हैं वो वाले। तो इसके लिए पॉइंट हमारे बनते हैं, देखो एक एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करता चलूँगा। यहाँ ऑटोसोम्स में जनरेशन स्किप हो सकती है, मतलब ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ की जनरेशन स्किप हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आपके हर एक जनरेशन में आपको बीमार मिले। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, इनकी जो संतान है, लड़का है, लड़की है और लड़की है। ये देखो, ये दिख रही है आपको तीनों, लड़का, लड़की, लड़की। यहाँ मैं जहाँ कर्जर दिखा रहा हूँ, ये हमारा बॉय है, ये ठीक है, लड़की भी ठीक है, लड़की भी ठीक है। तो आप देख रहे हो ये पूरा जनरेशन जो है, ये वाली जनरेशन, ये तीनों बच्चों में कोई बीमारी नहीं आई है। तो हमारा पहला पॉइंट बन जाता है यहाँ से कि ट्रेट्स ऑफन स्किप जनरेशंस, मतलब एक ऐसा जरूरी नहीं कि बच्चों में दिखाई देगा, ही अगली जनरेशन तक जा सकती है बात, एक बार नहीं आएगी डिजीज़। ऑफन स्किप जनरेशन, तो हम इस पॉइंट को प्रूव करते हैं। देखिए इस पॉइंट को प्रूव ऐसे करते हैं कि भाई अगर हम कहें कि भाई हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव का चार्ट है, तो ये पिताजी जो हैं बीमार रहे होंगे स्मॉल ए से, और ये लड़की, इनका ने देखा इनका कोई भी बच्चा बीमार नहीं है, एक भी बच्चा इनका बीमार नहीं, तीनों लड़के बच्चे इनके ठीक हैं। तो लड़का भी हमारा कैसा रहा होगा, देखो फादर इनके बीमार हैं, तो जरूर लड़का हेट्रोजाइगस तो होगा ही, लड़की भी हेट्रोजाइगस होगी, लड़की भी हेट्रोजाइगस होगी। क्यों होगी हेट्रोजाइगस, कि फादर ने सबको स्मॉल ए दिया होगा, तो मदर इनकी कैसी रही होंगी, या तो मदर इनकी रही होंगी कैपिटल ए स्मॉल ए, और या फिर रही होंगी कैपिटल ए कैपिटल ए। कैपिटल ए रहने की संभावना ज़्यादा है, वरना एक आधा बच्चा बीमार ही हो जाता अगर मदर जो है हेट्रोजाइगस होती। तो मदर आपकी होमोजाइगस रही होंगी, कैपिटल ए रही होंगी, तब जाकर के ऐसा हुआ है कि भाई ये तीनों बच्चे हेट्रोजाइगस हैं और कोई भी बीमार नहीं है, नॉर्मल हैं, पर कैरियर हैं। ये बात का आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है कि ऐसे में अगर आप देखोगे तो इक्वल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग जो हों, मेल और फीमेल जो हैं वो अफेक्टेड होते हैं। अगर होते तो इक्वल नंबर अफेक्टेड होता, क्योंकि भाई अगर हम कहें कि मान लो ये ऑटोसोमल रिसेसिव का चार्ट है, मदर हमारी कैसी होती है, हेट्रोजाइगस होती, तो लड़के को भी देती, लड़के को भी देती। इसमें ऐसा नहीं ना कि एक्स पिताजी जो है वो एक्स केवल लड़की को देते हैं, ऐसा नहीं है ना यहाँ। तो यहाँ दोनों तरह के जो बच्चे हैं, लड़का लड़की दोनों ही तरह के बीमार होने की संभावना है। ऐसा नहीं है कि केवल लड़के बीमार हो सकते हैं, लड़कियां बीमार नहीं हो सकती। तो ये भी एक पॉइंट हमारा बन जाता है कि ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ अफेक्टेड मेल एंड फीमेल, ठीक है ना। तो यहाँ तो ऑटोसोमल में तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि वो एक्स लिंक्ड वाली, तो यहाँ तो लड़के भी बीमार हो सकते हैं, लड़कियाँ भी बीमार हो सकती हैं, ठीक है, तो हो ही सकता है ऐसा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट बनता है क्या, अगर मान लो दोनों, अगर हम कहें कि भाई मान लो दो पेरेंट हैं, दोनों पेरेंट अफेक्टेड हैं, ऐसा आपको कैसे दिख रहा है। यहाँ देखो 10वें नंबर पे 11वें नंबर पे आप देखो, ये जो है ये बीमार दिख रहे हैं आपको यहाँ पर। तो ये स्मॉल ए रहे होंगे, लड़की कैसी है, स्मॉल ए रही होगी, ठीक है ना। तो अगर आपको कोई स्टेटमेंट ऐसा लिख के देता है कि इफ़ बोथ पेरेंट आर अफेक्टेड,
देन ऑल चिल्ड्रन शुड बी अफेक्टेड। तो इससे क्या बनता है आपका, ये पॉइंट बन जाता है इस वाले से कि इफ बोथ द पेरेंट्स आर affected, all children should be affected। बिल्कुल सही बात है, अगर माता पिता दोनों ही बीमार होंगे तो बच्चा कोई भी नहीं बचेगा, सारे बच्चे बीमार ही होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बनता है, अगर मान लो अनअफेक्टेड की शादी होती है, दो अनअफेक्टेड की शादी होती है जिनमें करियर भी नहीं है जो, तो उनके बच्चे सारे के सारे कैसे होंगे, नॉन अफेक्टेड होंगे, अनअफेक्टेड ही होंगे, ठीक है ना। तो अगर अनअफेक्टेड मतलब करियर भी नहीं है, अगर हम कहें कि ऐसे वाले हैं नॉर्मल वाले, कैपिटल ए, इनकी शादी नॉर्मल लड़की से होती है, तो इनके बच्चे कैसे होंगे, बिल्कुल नॉर्मल होंगे, अनअफेक्टेड होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो कोई पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप समझ ही गए होंगे, अनअफेक्टेड का बच्चा अनअफेक्टेड ही होगा, ठीक है ना। तो अगर मान लो ऐसा है कि एक बच्चा बीमार है, एटलीस्ट एक चाइल्ड जो है वो अफेक्टेड है नॉन अफेक्टेड पेरेंट्स का, तो इसका मतलब माता पिता हेट्रोजाइगस, बात समझ आई। ये आपका पॉइंट बीच से यहाँ से क्लियर होगा, इस जगह से क्लियर हो रहा है, देखो यहाँ से सेंटर वाले से, कि इनका दोनों का 8 और 9 की शादी हुई, तो इनका एक बच्चा बीमार है, लड़की बीमार है, तो इसका मैं अंदाज़ा क्या निकालूंगा, मतलब कि भाई लड़की हमारी स्मॉल ए रही होगी, और ये जो इधर वाले हैं 15-16 वाले, ये बेचारे रहे होंगे हेट्रोजाइगस इस तरह से, और ये भी कह रहे होंगे हेट्रोजाइगस। तो हम कह रहे हैं कि भाई अगर किसी ऐसे पेरेंट्स का एक बच्चा बीमार है, तो इसका मतलब माता पिता क्या रहे होंगे, हेट्रोजाइगस रहे होंगे, ठीक है, समझ आई ये बात। तो हम यहाँ लिखते हैं कि इफ एट लीस्ट one child is affected of non-affected, अगर आपको दिख रहा है कि नॉन अफेक्टेड पेरेंट्स का एक बच्चा अफेक्टेड है, दैट मीन्स पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस। तो इसका मतलब पेरेंट्स आपके कैसे हो गए हैं, हेट्रोजाइगस है, ठीक है। एक बार हम इनके सब के जीनोटाइप देख लेते हैं। देखिए ये लड़की है, इसकी लड़की की शादी इनसे हुई है, हेट्रोजाइगस है, तो लड़की कैसे बीमार लड़की है, तो ये कैसी रही होगी, स्मॉल ए रही होगी। इनका लड़का नीचे बीमार है, तो ये भी स्मॉल ए रहा होगा। ये लड़की जो 14 नंबर की है, ये कैसी रही होगी, कैपिटल ए स्मॉल ए रही होगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि पेरेंट्स हैं 2, 3 और 4, इनका ये फीमेल जो है बीमार है, तो बीमार फीमेल स्मॉल ए रही होंगी, और ये जो हेट्रोजाइगस रहे होंगे, ठीक है ना, क्योंकि इनके जो है आगे लड़का भी बीमार है, दिख रहा है ना, इनका लड़का बीमार है। तो अगर जिसका लड़का बीमार है तो उसका मतलब एक स्मॉल ए पापा ने दिया होगा, तो फादर ने एक स्मॉल ए दिया इनको। इनकी शादी फिर देखो बीमार से ही हुई है, तो इनके दोनों बच्चे बीमार हैं, तो बीमार के तो दोनों बच्चे बीमार होंगे। यहाँ इनकी एक लड़की है, ये ऐसी हो सकती है, या फिर ये नॉर्मल तो ये मतलब कैपिटल तो हो ही सकती, क्योंकि मदर इनकी बीमार है, बीमार मदर की लड़की कैपिटल ए स्मॉल ए ही होगी, अगर बीमार नहीं दिखाई दे रही है। तो कुछ इस तरह से आप इन चार्ट्स को, ऑटोसोमल रिसेसिव वाले चार्ट को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आ गया होगा आपको समझ में। ध्यान से आप चार्ट को ऑब्जर्व करना सीखें, और अगर आपको इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि भाई पेरेंट्स बीमार नहीं है, बच्चा बीमार है, लड़की बीमार है पेरेंट्स की, तो इसका मतलब ये है कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ हो सकती है। लड़का भी बीमार हो सकता है, नो प्रॉब्लम इज देयर, पर हाँ अगर आपको दिख रहा है इस तरह से कि भाई पेरेंट्स बीमार है एक, और इनका एक भी बच्चा बीमार नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि बीमारी डोमिनेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें, जो मैं यहाँ कंडीशन बना रहा हूँ कि पापा बीमार है इनके, लड़की बीमार, मदर बीमार नहीं है, एक भी बच्चा बीमार नहीं है। और अगर आप इसको एक्स लिंक्ड रिसेसिव मान लेते हैं, तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव में ये जो एक्स है,
ये जो एक्स है इसको देते, दो लड़कियों में से किसी को देते, फादर और मदर कैरियर हो सकती थी और लड़की बीमार हो सकती थी। ठीक है, अगर आप ये डोमिनेंट मान लोगे तो डोमिनेंट में फिर लड़की बीमार होती, तो डोमिनेंट का भी नहीं है। तो ये इसका मतलब ऑटोसोमल रिसेसिव का चार्ट है। तो इस तरह से आपके चार्ट प्रूव हो जाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट बीमारियों का चार्ट किस तरह का बन सकता है। चलिए, तो ये है हमारा ऑटोसोमल डोमिनेंट का चार्ट। इसकी प्रोबेबिलिटीज देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप देखिए, एक ध्यान रखना है यहाँ, इसमें डोमिनेंट में जनरेशन स्किप नहीं करती, स्किप नहीं होगी जनरेशन, बीमारियां आएगी ही आएगी। आप देखेंगे इन दोनों का बीमार बच्चे दो हैं, इधर भी बीमार फादर है, बीमार लड़का है, यहाँ बीमार नहीं है तो कोई भी बीमार नहीं है। ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला ही पॉइंट ये इंपॉर्टेंट बनता है कि ट्रेट शुड नॉट स्किप जनरेशंस। ट्रेट शुड नॉट स्किप जनरेशंस। ट्रेट आपका जनरेशन स्किप नहीं करता। डोमिनेंट अगर माता पिता में कोई बीमार है, तो डोमिनेंट एलील के कारण बीमार है तो बीमारी होकर ही रहेगी आगे भी। समझ आई बात को। बीमार को यहाँ कैसे शो करेंगे, ये आपके कैपिटल ए स्मॉल ए बीमार होंगे, ये भी कैपिटल ए बीमार होंगे आपके, पर स्मॉल ए आपका ठीक होगा, नॉर्मल होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों एलील रिसेसिव है और बीमारी कैसी है, ऑटोसोमल डोमिनेंट बीमारी है। तो भैया ऑटोसोमल डोमिनेंट में आपका समझ सकते हैं कैसे होगा, स्किप तो नहीं होगा बिल्कुल भी। दूसरा पॉइंट हमारा जो बन जाएगा वो क्या होगा कि आपके अगर मान लो हेट्रोजाइगस हैं अफेक्टेड पर्सन जो है, और हेट्रोजाइगस की शादी अगर नॉर्मल से भी होती है तो एटलीस्ट उनके 50% बच्चे बीमार होंगे। क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ करके दिखाऊँ कि कैपिटल ए स्मॉल ए की शादी जो है स्मॉल ए से हुई है, तो ये टेस्टोस हो गया ना, एक तरह से टेस्टोस ऐसा हो गया ना कि F1 का उसके रिसेसिव पेरेंट से हो रहा है, तो ऐसे में मुझे 1:1 का रेशो मिलता है। ये मैंने आपको समझाया था पहले भी। ठीक है ना। तो अगर हम ये कर दें, कहें कि भाई अगर एक पेरेंट बीमार हैं और वो हेट्रोजाइगस हैं और उनकी नॉर्मल से शादी होती है, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में 50% चाइल्ड शुड बी अफेक्टेड। बात समझ आई। तो ये हमारा पॉइंट बन जाएगा यहाँ पर कि भाई अगर मान लो कि अफेक्टेड हेट्रोजाइगस पर्सन की मेटिंग, हम लिख देते हैं कि अफेक्टेड हेटेरोजाइगस पर्सन मेटिंग विद नॉर्मल या मेटिंग विद अनअफेक्टेड लिख देते हैं, मेटिंग विद अनअफेक्टेड पर्सन शुड प्रोड्यूस एट लीस्ट 50% अफेक्टेड। बिल्कुल सही बात है। अगर बीमारी ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो 50% तो 1:1 आएगा ही जरूर, बीमार होंगे ही होंगे। देखो यहाँ दिख रहा है, ये मान लो हम इनकी एक लड़की ठीक है, एक लड़का बीमार है। तो लड़की ठीक है तो इसका मतलब ये कैसी रही होगी, स्मॉल ए रही होगी, बिल्कुल नॉर्मल है तो ऐसी रही होगी स्मॉल ए। बीमारी ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो ये लड़की ऐसी ठीक दिखानी पड़ेगी, इसका मतलब मदर कैसी रही होंगी, हेट्रोजाइगस रही होंगी। ठीक है ना बात। फादर कैसे रहे होंगे, हेट्रोजाइगस रहे होंगे। हेट्रोजाइगस मदर हेट्रोजाइगस फादर की तो बच्ची ऐसी होगी ना। बात समझ है, क्योंकि स्मॉल ए तभी आ सकता है। और ये कैसे रहे होंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए रहे होंगे या फिर कैपिटल ए रहे होंगे। डिपेंड करता है कि मदर से भी कैपिटल ए। अब सुनो, मदर ठीक दिख रही है ना, तो मदर सॉरी है, मदर तो आपकी कैसी होंगी, स्मॉल ए होंगी। बीमारी ऑटोसोमल डोमिनेंट है। ठीक है ना। तो ये आपके कैसे हो सकते हैं, ये लड़का जो है आपका केवल कैसा होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए ही होगा, क्योंकि मदर ठीक ठाक है। ठीक ठाक को तो स्मॉल ए ही कहेंगे, और यहाँ भी स्मॉल ए होगा। तो ठीक है, इधर हम देख रहे हैं कि इनकी शादी हुई है ठीक ठाक से, तो ठीक ठाक मतलब स्मॉल ए होंगे और सारे बच्चे इनके स्मॉल ए। जो ठीक पेरेंट्स हैं यहाँ, जो नॉर्मल अनअफेक्टेड पेरेंट्स हैं, उनका कोई भी बच्चा बीमार नहीं होगा।
बात समझ आई? कोई बच्चा बीमार इनका नहीं होगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि पेरेंट्स के एक लड़का ठीक निकला है इनका, ये लड़का ठीक है ना, मतलब इसको बीमारी नहीं है, तो इससे प्रूव हो जाता है कि पेरेंट तो आपके हेट्रोजाइगस ही हैं, होमोजाइगस नहीं है, हेट्रोजाइगस है। और ये भी सारे के सारे कैसे रहे होंगे, दोनों हेट्रोजाइगस रहे होंगे, ठीक है। या फिर ये बीमार होंगे तो इनको कैपिटल ए जो है इधर से मिल गया होगा मम्मी से, कैपिटल ए भी हो सकता है। बात समझ आई? लेकिन अगर हमने पेरेंट्स को हेट्रोजाइगस माना है तो कैसे, किस बेस पर माना है? क्योंकि लड़का इनका ठीक है, लड़के के अंदर स्मॉल है। तो इस तरह से हमारे ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट्स होते हैं वो इनहेरिट करते होते हैं, ठीक है। कोई भी चार्ट आए तो आप समझना थोड़ा, पेरेंट्स बीमार हो, देखना पेरेंट्स बीमार हैं, आगे बच्चे भी, लड़की लड़की दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में बीमार है, लड़का बीमार लड़की बीमार है, ठीक है। और अगर आपका मान लो यहाँ होता कि अगर यहाँ इधर होता, अगर मान लो इस पिता की अगर ये एक्स लिंक डोमिनेंट होता, आप ये भी कह सकते हो कि सर ये तो एक्स लिंक डोमिनेंट का हो सकता है। तो भाई अगर ये फादर बीमार हैं और इनका लड़की बीमार होती ना, फिर तो अगर ये एक्स लिंक डोमिनेंट होता तो ये लड़की अपना पापा जी जो है अपनी लड़की को एक्स देते और लड़की बीमार नहीं है, तो इसका मतलब चार्ट आपका एक्स लिंक डोमिनेंट का नहीं है। बात समझ आई? चार्ट आपका एक्स लिंक डोमिनेंट का नहीं है। और अगर आप कहो कि चार्ट आपका ऑटोसोमल रिसेसिव का क्यों नहीं है, तो आप कैसे देख सकते हैं कि फादर ही बीमार है, मदर बीमार है, तो दोनों ऐसे होने हैं, तो इसका मतलब तो इनका एक भी बच्चा बीमार ठीक नहीं हो सकता था ना, इनके तो सारे बच्चे बीमार होते। तो फिर लेकिन इनका एक लड़का तो ठीक था, तो इसका मतलब चार्ट आपका ऑटोसोमल रिसेसिव का भी नहीं है। इस तरह से आपको चार्ट को एनालाइज करना है कि चार्ट आपका ऑटोसोमल रिसेसिव का हो क्यों नहीं सकता, क्यों डोमिनेंट का है। तो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, लेकिन चीज़ें आपको कम से कम क्लियर होनी चाहिए एक एक करके, ठीक है ना बात। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। सो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव में ये जो आप चार्ट देख रहे हो यार, ये हीमोफीलिया का चार्ट है और ये रॉयल फैमिली का चार्ट इसको मान लो, अगर आप विक्टोरिया का मान लो ये जो थी बेचारी ये विक्टोरिया है, ठीक है। और चार्ट आपका ये है, मान लो कि उसको एक्स लिंक्ड रिसेसिव का चार्ट है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज का चार्ट है, ठीक है बात। तो जो आपका एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज का चार्ट ये है, इसकी खास बात क्या है, देखो यहाँ आपको लड़के लड़के बीमार दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं, लड़कियां ज़्यादा कैरियर दिखाई दे रही है। लड़के बीमार होने का मतलब ये है, क्योंकि आपको पता है ये बात कि जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स होते हैं वो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो करते हैं, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस ये शो करते हैं। क्रिस क्रॉस कैसी होती है? क्रिस क्रॉस आपको पता है कैसी होती है कि फादर अगर बीमार है तो पहले लड़की को देंगे, डॉटर से फिर उनके सन में जाएगी। मदर अगर बीमार है तो पहले पुत्र को देंगी, सन को देगी, और फिर आगे उसके डॉटर में जाएगा। इस तरह जाते हैं। तो अगर आपको सीधा दिखाई दे रहा है माता से उसके पुत्र में गई है, तो माता से उसके पुत्र में बीमारी आई है, तो आप एकदम से चार्ट पर अटैक कर देना और उसको एक्स लिंक्ड रिसेसिव मानकर हल करना, सॉल्व करना शुरू कर देना। बात समझ आई? तो यहाँ आप देख सकते हैं क्या क्या हमारे पॉइंट बनते हैं। और आप देखें कि कैरियर फीमेल्स कितनी है, तो यहाँ आपको एनसीईआरटी ने कहा है कि भाई फीमेल तो बहुत ही कम मतलब बीमार होती हैं, लड़के ज़्यादा बीमार होते हैं। आपके 0.4 कुछ % आपकी लड़कियाँ बीमार होती हैं और 8% बीमार होंगे लड़के। क्योंकि लड़का बीमार इसलिए होगा, ये भी आप समझ लीजिए कि अगर हम कहें कि ये एक्स और ये वाई क्रोमोसोम है और हीमोफीलिया का जो जीन है वो यहाँ रहता है, यहाँ पर रहता है फैक्टर का जीन, मान लो जो ब्लड क्लोटिंग के फैक्टर हैं, हीमोफीलिया इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं एक्स लिंक का, तो कलर ब्लाइंडनेस भी इसका एग्जांपल है। हीमोफीलिया में होता ये है कि भाई ब्लड क्लोटिंग नहीं होती है, और क्लोटिंग नहीं होती कि क्लोट फैक्टर नहीं बनते होते, तो फैक्टर नहीं बनते तो इसका मतलब जीन रिसेसिव हो जाता है। तो ये एक्स क्रोमोसोम है, ये वाई क्रोमोसोम है, और इस पर जो जीन है मान लो वो रिसेसिव है, तो ये लड़का तो गया बेचारा, बीमार हो गया है। तो क्योंकि इसके तो बराबर में दूसरा एक्स तो क्रोमोसोम है ही नहीं, तो दूसरा एक्स नहीं है, तो फिर डोमिनेंट एलील कहाँ से आएगा? तो डोमिनेंट एलील नहीं होगा तो लड़का तो एक जीन जैसे एक ही था इसके पास, उसी ने फैक्टर बनाना बंद कर दिया, इसको हो गया हीमोफीलिया। अगर मान लो ये लड़की है, इनमें एक्स 2 क्रोमोसोम होते हैं, अगर इसके एक एच रिसेसिव हो जाए तो दूसरे पे डोमिनेंट होगा ना भाई, दूसरा डोमिनेंट रहेगा, तो भैया लड़की बीमार नहीं होगी, लड़की होगी नॉर्मल बट कैरियर।
लड़की कैसी होगी, नॉर्मल बट कैरियर होगी। अगर भाई दोनों ही नॉर्मल एक्स हैं लड़की में तो दोनों पे कोई चक्कर नहीं, डोमिनेंट है, फिर तो मतलब ही नहीं बनता बीमार होने का। लेकिन लड़का एक में पिल जाएगा बेचारा, ये ध्यान रखना। लड़का अगर मान लो एक रिसेसिव आ गया, और ऐसे लड़के नॉर्मल होते हैं जिनमें एक्स वाई रहता है, यहाँ डोमिनेंट रहता है, ठीक है, ये नॉर्मल लड़का है। तो लड़के ज़्यादा बीमार होते हैं एज कम्पेयर टू लड़कियाँ, क्योंकि माता जो कैरियर होगी वो अपने पुत्र को हमेशा दान में पकड़ा देगी कि लो बेटा ये लो हीमोफीलिया का जीन, ठीक है ना। तो यहाँ हमारे क्या क्या पॉइंट बनते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव के, इनको देख लेते हैं। पहला आप ध्यान से देखेंगे, पहला ही पॉइंट है यहाँ से बनता है कि मोस्ट अफेक्टेड जो है वो मेल है। मोस्ट अफेक्टेड इंडिविजुअल्स आर मेल। ज्यादातर अफेक्टेड कौन है, मेल्स हैं। दूसरा पॉइंट हमारा बन जाएगा इसके बाद कि जो अफेक्टेड मेल हैं वो कैरियर फीमेल से या अफेक्टेड मदर से बनते हैं, क्योंकि माता अपने पुत्र को एक्स देगी, हमने बताया ऊपर आपको, मदर टू सन टू डॉटर। यहाँ हम लिख देंगे कि अफेक्टेड मेल हैव, इस तरह के स्टेटमेंट आपको मेडिकल में लिखे मिलेंगे कि अफेक्टेड मेल हैव या मेल रिजल्ट्स फ्रॉम्स, अफेक्टेड मेल रिजल्ट्स फ्रॉम कैरियर और अफेक्टेड मदर, या तो कैरियर हो मदर या फिर मदर अफेक्टेड हो, तब वो आगे दे देगी, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है अफेक्टेड फीमेल कब अफेक्ट हो सकती है, कब वो कैरियर हो सकती है, जब उसके पापा बीमार होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस लड़की को ये एक्स यहाँ ये जो दिख रही है ये कैरियर है। अगर ये बीमार होती इस तरह से, अगर मान लो ये अफेक्टेड होती इस तरह से, तो इसका सीधा मतलब था कि इनके पिताजी भी कैसे होने चाहिए थे, बीमार, क्योंकि बीमार फादर ही अपना एक्स अपनी पुत्री को देगा, फादर टू देयर डॉटर। बात समझ आई। लेकिन यहाँ लड़की, फादर बीमार नहीं है, तो फादर बीमार नहीं है तो लड़की सीधा साधा कैसी हुई, कैरियर हुई। बात समझ आई। ये कैरियर क्यों हुई है, कैरियर है ना ये लड़की, बीमार नहीं है। बीमार क्यों भी नहीं, कोई भी बीमार नहीं दिख रही है, तो क्यों नहीं दिख रही है, फादर बीमार नहीं है। बात समझ आई, फादर बीमार नहीं है। तो यहाँ फादर, और अगर मदर कैरियर है, फादर बीमार है, तो लड़की की संभावना बनती है, यहाँ फादर बीमार होते तो बस लड़की हो सकती थी कि लड़की जो है वो बीमार हो जाए। तो यहाँ हम लिखेंगे बात के अफेक्टेड फीमेल्स कम फ्रॉम अफेक्टेड फादर एंड अफेक्टेड और कैरियर मदर। अफेक्टेड फीमेल कब बनेगी, अफेक्टेड फीमेल कम फ्रॉम अफेक्टेड फादर एंड अफेक्टेड और कैरियर मदर। जब ऐसा होगा तब हमारी फीमेल अफेक्टेड हो सकती है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अगर मतलब माता बीमार है, ठीक है, अगर हम कहें मदर जो है वो पूरी तरह बीमार है, तो ये यहाँ एग्जांपल हम ले लेते हैं लास्ट में। मान लो ये फीमेल जो है, जहाँ मैं ब्लैक कर रहा हूँ यहाँ पर, ये हमारी फीमेल बीमार अगर होती तो बताओ ये लड़का बीच वाला बचता है ना बचता, ये तो गया, क्योंकि मदर जो है बीमार है। बीमार मदर के दोनों एक्स पर कैसा होता है, रिसेसिव होता है। अगर हम यहाँ दिखाएं कि मदर अगर बीमार होगी, ये एक्स है ये एक्स है, तो दोनों पर स्मॉल एच होगा, तो मदर बीमार होगी ना। तो अगर मदर बीमार है तो उनका कोई भी लड़का नहीं बचेगा, क्योंकि वो सबको एक्स दे देंगी, ठीक है ना। तो हम ये भी पॉइंट हमारा बन जाता है कि अफेक्टेड मदर के सारे लड़के बीमार होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि सन ऑफ अफेक्टेड फीमेल शुड बी अफेक्टेड। सन उनके कैसे होंगे, बीमार होंगे ही, वो तो होंगे ही। तो देख सकते हैं यहाँ पर कैरियर जितनी भी माताएं थी इन्होंने अपने पुत्रों को दिया है एक्स, ये बच गया बेचारा, इसको दूसरे वाला एक्स मिल गया होगा मदर से, ये भी गया ये भी गया, ठीक है ना।
तो ये सारे जो बीमार कर दिए इन्होंने किए हैं। तो रानी विक्टोरिया ने जो पूरा खानदान था, उसके जो लड़के थे आगे, उन्हें सबको बीमार कर दिया था, बहुतों को बीमार कर दिया था, ठीक है ना। नेक्स्ट इन द लास्ट वन बचता है जो हमारा इसमें, वो हमारा बचता है सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ठीक है, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ठीक है। तो उसको भी देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट है हमारा सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, सॉरी, या फिर इसको सेक्स लिंक्ड को ज़्यादातर लोग एक्स लिंक्ड ही कहते हैं, एक ही बात है। तो सेक्स लिंक्ड, वाई लिंक्ड तो फादर से फादर से फादर से फादर से सन, फादर से सन, सन से फिर उसके सन, सन से फिर उसके, वाई लिंक्ड ऐसे चलता है। एक्स लिंक्ड हमारा, सेक्स लिंक्ड ज़्यादातर एक्स लिंक्ड के लिए यूज करते हैं। सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस। तो भाई अगर हम कहें सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस हम पढ़ रहे हैं, तो हमें सीधा दिमाग में आएगा कि अगर जो बीमार हैं, मान लो फादर बीमार हैं, तो उनकी लड़कियां बीमार होंगी सारी। यही खास बात हमारे सामने दिमाग में आनी चाहिए। बीमार फादर की लड़कियां सब बीमार होंगी, मान लो ये, क्योंकि आपको पता है फादर अपनी लड़की को एक्स देते हैं और बीमारी जो है वो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, ठीक है। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट यानी इसका एलील एक्स क्रोमोसोम पर मिलता है, और जब वो डोमिनेंट होता है तो बीमारी हो जाती है, ठीक है ना बात। जब वो डोमिनेंट होता है तो बीमारी हो जाती है। तो मान लो अगर हम इस चार्ट को ही देखें तो यहाँ देखो पिताजी जो है बीमार हैं, पिताजी के पास एक एक्स रहा होगा, वही बेचारों का क्या है, अफेक्टेड एक्स है, यानी डोमिनेंट एलील उसके ऊपर है। तो इन्होंने अपनी दोनों लड़कियों को दे दिया, दोनों लड़की बीमार होगी। बात समझ आई क्यों हुई लड़की बीमार? क्योंकि पापा ने क्या दे दिया है, एक्स दे दिया है। या हम देख सकते हैं दूसरा, हमने देखा कि मदर बीमार है, तो मदर के इक्वल नंबर चाइल्ड बीमार है, लड़का बीमार है, एक लड़की भी बीमार है, ठीक है ना। एक दूसरी बात, अगर डोमिनेंट ट्रेट है तो ये आपको पता है कि ये जनरेशन स्किप नहीं होगी, जनरेशन स्किप नहीं होंगी, इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं कि ट्रेट्स डज नॉट स्किप जनरेशंस, ट्रेट्स डज नॉट स्किप जनरेशंस। ट्रेट जो है आपका जनरेशन स्किप नहीं करेगा, डोमिनेंट ट्रेट है, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखना। अगर कोई मेल अफेक्टेड होगा तो वो किसकी वजह से होगा, मदर की वजह से होगा, क्योंकि लड़का बीमार है, यहाँ पर मदर ने ही एक्स दिया होगा, माता अपने पुत्र को एक्स देती ही है, ये आपको पता है, पापा तो एक्स नहीं देते, और बीमारी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, तो लड़का बीमार है तो मदर से आया है इसका मतलब, ठीक है ना। तो ये भी लिख सकते हैं हम कि अफेक्टेड मेल्स मस्ट कम फ्रॉम अफेक्टेड मदर्स। जो अफेक्टेड मेल होगा वो आपका अफेक्टेड मदर से ही आएगा, ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि अगर मान लो पिता बीमार हैं तो उनके लड़कियां बीमार जरूर होंगी, जैसे मैंने आपको यहां बताया, लड़के बीमार नहीं होंगे, उनके कोई भी बीमार फादर के लड़कियां बीमार होंगी। तो यहाँ हमारा एक पॉइंट बन जाता है इससे कि all the daughters but none of the son, कोई भी लड़का नहीं, but none of the son of an affected father are affected, ठीक है। अफेक्टेड फादर की सारी लड़कियां बीमार होंगी, लड़के उनके कोई भी बीमार नहीं होंगे। तो इस तरह से आपकी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट जो ट्रेट्स होते हैं वो आपके जनरेशन में आगे जाते हैं, ठीक है, जनरेशन में आगे पहुंचते होते हैं। तो यहाँ से आपसे कुछ इस तरह से डिजीजेस बताते हैं, या तो आपके क्वेश्चन में आपको बता देंगे कि भाई ये बीमारी है, इसके बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। जैसे डोमिनेंट का एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में कोई नहीं दिया गया, तो मैं आपको एक बता देता हूँ डोमिनेंट का एग्जांपल, विटामिन डी रेजिस्टेंट
रिकेट्स। ये आपका एक्स लिंक डोमिनेंट्स है। ये आपको एग्जांपल मिलते नहीं है, बताए भी नहीं जाते ज़्यादातर एग्जांपल। तो आपको चार्ट दिए जाते हैं, चार्ट जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस, जो एनसीईआरटी में एग्जांपल है उन्हीं के बेस पर दिए जाते हैं। या तो आपको जानबूझ के पहले से ही चार्ट बता देते हैं, पहले से बता देंगे कि चार्ट जो है वो इसका बना हुआ है, आप बस जीनोटाइप बताइए तो आप इनका सबका जीनोटाइप असाइन कर सकते हैं। जैसे डोमिनेंट के किस में ये आपका जीनोटाइप बन जाएगा XDX, ठीक है ना। ये आपका बिल्कुल ठीक है, तो इसके दोनों एक्स नॉर्मल रहेंगे, उनके ऊपर कोई एलील नहीं रहेगा। तो यहाँ आपका बीमार है तो इसके ऊपर एक आ गया होगा डोमिनेंट, है ना, तो इसके ऊपर भी डोमिनेंट आ गया होगा। इस तरह से आपका इनको आप जीनोटाइप आपसे इनके पूछ लेते हैं बस, और कुछ नहीं करते, ठीक है ना। या फिर चार्ट आपको देकर पूछेंगे कि बताइए चार्ट जो है वो किस डिजीज़ का है। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।